ओके गाइस, इस क्वेश्चन के अंदर थे हम, यहाँ पर हम रह गए थे। इसके अंदर क्या था कि हमें क्या निकाला था, अमॉन्ग द फॉलोइंग लोएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन। भाई मेटल कार्बन के अंदर लोएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होगी? लोएस्ट फ्रिक्वेंसी का मतलब मेटल कार्बन मतलब ये वाली चीज़, ये लोएस्ट कब होनी चाहिए? जब इसके अंदर क्या हुआ, आपका रेजोनेंस ना हो, मतलब एक तरीके से क्या हो, जो बॉन्ड है आपके वो ऐसे करके आगे डिस्ट्रीब्यूट ना हो। इसका मतलब क्या होगा, जब कब डिस्ट्रीब्यूट ना होंगे, कब नहीं होंगे, ये जब नहीं होंगे जब आपके पास क्या हो, कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं, तो वो क्या आगे भेजेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या लेने हैं इसके अंदर, लेने हैं एक तरीके से, ठीक है। तो एक बात बताओ, जिसमें आप देखोगे इसके अंदर ये क्या ग्रुप्स आपको दे रखे हैं, जितने भी ग्रुप्स, ये क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करता है, इतना ही क्या करता है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसमें इस कारण क्या होगा, इससे आपका क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वो कम रहेगी। मतलब जितना, एक तरीके से मैं बात करूँ, एक बार आप यहाँ पर देखोगे, इस एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पी और मी3, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले ये थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो कि क्या करने हो रही होगी, रेजोनेंस के अंदर जा रही होगी। इस कारण से इसकी स्ट्रेचेबल फ्रिक्वेंसी सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट होता है आपके सामने कि द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, किसके अंदर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसमें, कार्बन और CO की कह लो या फिर, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये क्या है आपका, लिगेंड और वॉट यू कैन से नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमें देना, ठीक है। तो आप देखोगे ये नेगेटिव प्लस, एक बात बताओ, जितना नेगेटिव इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इतना क्या होगा आपका, मेटल कार्बन का बॉन्ड होगा, और मेटल कार्बन का बॉन्ड होगा, भाई सिंपल सी बात है, मेटल कार्बन का बॉन्ड होगा और कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। कम फ्रिक्वेंसी होगी किसकी, इसमें, इसका ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, भाई देखोगे मेटल कार्बन ऑक्सीजन, यही तो होता है। तो जितना आपका क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कितना नेगेटिव चार्ज होगा इतना क्या जाएगा आपका, बॉन्डिंग के अंदर जाएगा, बैक बॉन्डिंग के अंदर, इतना ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, बॉन्ड यहाँ सरकेगा, यहाँ खिसकेगा जब बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसका इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। सबसे कम किसकी होगी, इसकी, फिर इसकी, फिर पॉजिटिव के बाद ये, फिर न्यूट्रल आ जाएगा, पॉजिटिव की तो है ही वो। नेक्स्ट आता है आपके सामने ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है कि जो आप डाटा देखते हो, ये डाटा गिवन होता है पहले से। गिवन मतलब कैसे, यहाँ पर आपको देखोगे, अगर मैं एक बात बताऊँ यहाँ पर सिंपल एग्जांपल के साथ, कि हम कुछ कॉम्प्लेक्स हमको गिवन होते हैं, ठीक, कॉम्प्लेक्स गिवन होते हैं, ये आपका मेटल होगा, ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। भाई कार्बोनिल, हम मेटल कार्बोनिल पढ़ रहे हैं, तो मेटल कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल आपको ये ग्रुप होता है, कार्बन ऑक्सीजन अटैच होते हैं, तो इनको हमें पहले से इनकी क्या होती है, हमें स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। मांगो इसके दे रहा कि ये, ठीक है। जब ये आयरन के साथ है तो इतनी है, मैग्नीज के साथ जुड़ा हुआ है तो इतनी फ्रिक्वेंसी है, क्रोमियम के साथ तो इतनी है। लेकिन फ्री की बात करूँ, जो फ्री अगर आपका कार्बोनिल एटम है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, CO के बीच में। एक और बता दूं कि अगर आपको जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो CO के स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्री का दे रखा है आपको 2143, ठीक है। अब ये पूछता है कि 2143 ये आपकी फ्री की है, इसका मतलब फ्री की मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि ना तो मुझे कोई मेटल का फ़र्क पड़ता है, सिंपल चार्जेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो व्हेन नो मेटल इज अटैच, जो कोई भी मेटल अटैच नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी मेटल अटैच नहीं है, तो मतलब कोई भी बॉन्डिंग नहीं हो रही है, आपकी पीक वैल्यू होनी चाहिए किसकी, स्ट्रेचेबिलिटी की, सिंपल सी बात है। लेकिन इससे भी एक बड़ी वैल्यू आ रही है किसकी, 2204 की, ये इससे ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, और ये इससे कम है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अगर इससे कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बिल्कुल इससे बड़ी आ रही है, तो बिल्कुल है कि भाई हो ही नहीं रही है, इसके अंदर कोई भी बॉन्डिंग नहीं हुई है। इससे अगर और बड़ी वैल्यू, इसका मतलब तो बिल्कुल चांसेस ही नहीं है, देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, मतलब कोई भी चांसेस नहीं है, 0.000% भी चांसेस नहीं है। लेकिन वही बात करूँ, इससे जो छोटी वैल्यू होगी, अगर इससे कोई छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लिटिल बिटिल अकरेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग होगा। क्यों, जब एक बात बताओ, ये तो फ्री का है, जब उसके साथ क्या हुआ, मैग्नीज अटैच हुआ, मैग्नीज अटैच होने के कारण क्या हुआ, बेसिक इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास क्या है ही नहीं। लेकिन जब भी थोड़ा बहुत वह बैक बॉन्डिंग के अंदर जा रहा है, क्यों, क्योंकि फ्री के अकॉर्डिंग, फ्री के अंदर ये होनी चाहिए स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी
फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। और जब स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, सिंपल सी बात है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं, बॉन्डिंग के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रही है बैक बॉन्डिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन हो गया, एन की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्या होता है, MSQ करंट स्टेटमेंट बताने, इसके बारे में आप देख लोगे, है ना, ईजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होता है, इसका निकालना हो, देख लेना, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा, 7 से जुड़ा पड़ा है, ये मेटल 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 डैश है, ये मेटल है, ये इसका 2 हो जाएगा, PE3, ये PE3 इसका भी 2, HEC इसका 1 1, ओके 5 7, ओके ऐसे कुछ आपको दिए हुए हैं। ठीक है, निकाल लेना मेटल डैश का, मेटल का। नेक्स्ट आपका BH3CO, अगर हम BH3 को ऐड करते हैं तो स्टिचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 2164 होती है। ठीक है, एक आपको ना ये गिवन होती है चीज़ें, कैसे गिवन है, MnCO6 प्लस चार्ज है, CO फ्री का है, BH3। अब इसके अंदर हमें ऑर्डर बताना क्या ऑर्डर होगा, तो आप देखोगे यहाँ पर देख के भी समझ आ रहा होगा कि एक तरीके से कि ये फ्री का कितना है, ये हमें पहले से गिवन है 2164, ये दे रखा है इसका। और CO फ्री का कितने का, 2143। यहाँ तो बिल्कुल कुछ भी बॉन्डिंग होनी नहीं है, बिकॉज कुछ भी अटैच नहीं है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक एवरेज वैल्यू की भी, हाँ ये वैल्यू होती है कि अगर अलग हो CO, कुछ भी इसके अंदर स्ट्रेचिंग, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग बॉन्ड से CO, इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक फ्रिक्वेंसी में दे रखी है। इससे कम वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे इसकी क्वेश्चन बताऊँ तो इसमें क्या है, कम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग होगी तो स्ट्रेचेबल फ्रिक्वेंसी क्या होगी आपकी, अपने आप ही डिक्रीज़ होगी, तो A की क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सबसे कम किसकी होगी, D की होगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग के अंदर जाएगा, बैक बॉन्डिंग के अंदर जाएगा, जिसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, और इसका आंसर इसके जो कार्बन ऑक्सीजन का वो है स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और स्ट्रेचेबिलिटी भी कम हो जाएगी। थर्ड 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा में एनर्जी गिवन होती है, फ्रिक्वेंसी लगती है स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, लेकिन इसमें कम लगेगी क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बैक बॉन्डिंग के अंदर जा रहा है। D की सबसे कम, फिर इसकी, फिर उसके बाद क्या, CO की, और उसके बाद BHCO3 की। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिनसिस साल्ट। इसको समझते हैं, जिनसिस साल्ट क्या एक्सप्लेन करता है हमें, कि जो जिनसिस साल्ट होता है आपका वो जनरली होता है K2PtCl4 + C2H4। क्या होता है, लेट्स राइट इट, इट इज़ व्हाट, इट इज़ K2PtCl4 + C2H4 gives you KPtCl3 C2H4 नेगेटिव। ठीक है, K2PtCl4 C2H4 gives you KPtCl3 C2H4 नेगेटिव। इसे कहते हैं हम जिनसिस साल्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं जिनसिस साल्ट। ये बनता कैसे है, ये बनता है आपका PT, क्लोरीन 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 क्लोरीन, और ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप अटैच इससे। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जिसको हम पढ़ते आ रहे थे, जिसको बैक डोनेशन वाला, वो यहाँ पर भी होता है। वो कैसे होता है, देखो एक तरीके से, यहाँ पर मान के चलो, एक तरीके से मैं ऐसे बना सकती हूँ, मेरे पास क्या कोई मेटल है, ये तो होता है। ठीक है, वो आपका क्या है, इसी से तो भाई यहाँ से तो होगा, ये आपका एल्कीन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इस पर हाइड्रोजन अटैच होंगे ऐसे करके, भाई ठीक है अटैच है। एक बात बताओ, जो भी आपका ये मेटल है, ये क्या है आपका, sp2 है हाइब्रिडाइज, ये भी क्या है आपका sp हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, इनके पास क्या है, p वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब p वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है जी। इससे पहले एक बार सिग्मा बॉन्ड है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो मेटल के पास अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, अब वो मेटल क्या करेगा, फिर से इसका बैक बॉन्डिंग करेगा। अब बैक बॉन्डिंग करने के लिए ऑर्बिटल होने चाहिए, तो sp2 हाइब्रिडाइज होने से इसके पास क्या है, इनके पास p ऑर्बिटल्स खाली हैं, और p ऑर्बिटल्स खाली है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके बैक बॉन्डिंग के अंदर चले जाएंगे। तो आपका क्या होगा, जब बैक बॉन्डिंग के अंदर जाएंगे तो सिंपल सी बात है, जब बैक बॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनता है, ये आपका H ये आपका मेटल के साथ रिएक्शन होगी, और H इसका आंसर क्या होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अभी आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है समझ में। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, बैक डोनेशन होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या होगा, आपका मेटल का रिएक्शन होगा, सिंपल मेटल अटैच हो जाएगा इनसे, और sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस के लिए बात करती हूँ मैं, यहाँ पर क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मेटल भाई कार्बन, और कार्बन एल्कीन तो बना पड़ा है, इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बार बताओ, यहाँ पर बैक डोनेशन होगा तो जिसका आंसर क्या होगा, ये आपके बैक डोनेशन ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ऐसे बैक डोनेशन होगा, इसका कारण क्या होगा, बैक डोनेशन होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो मेटल कार्बन की बात करूँ, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ की तो इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो कार्बन की है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में।
ठीक है जी। नेक्स्ट वही केसेस के अंदर हम पढ़ेंगे, क्या केसेस होते हैं इसके अंदर। फैक्टर अफेक्टिंग बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग। पहला फैक्टर होगा चार्ज का, चार्जेस में क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज तो मोर डोनेशन होगा, पॉजिटिव हो तो कम होगा, लिगेंड का फर्क पड़ जाता है, वही सारी चीज़ें हैं। फिर तो लास्ट में इफेक्ट ऑफ लिगेंड अटैच ऑन एल्किन। ये देखो इफेक्ट ऑफ लिगेंड अटैच ऑन एल्किन, इसका फ़र्क क्या होता है कि जब मांग चलो ये आपने लिगेंड अटैच किया एल्किन पर, ये अटैच कर दिया, यहाँ पर अटैच कर दिया, तो जो आप देख रहे हो एल्किन पर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच किए, लेकिन जनरली मैं एफ अगर अटैच करूँ, जो एफ होता है वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कुछ अटैच होगा एल्कीन का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका मतलब उसको, और अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से जा रहे हैं तो पीछे से उसकी क्या सप्लाई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के, वो कहाँ से आएंगे, इस मेटल पर से आने स्टार्ट हो जाएंगे, इससे बैक डोनेशन होने लग जाएगा, ज़्यादा बैक डोनेशन होगा। ठीक है, आया समझ में, ये चीज़ समझ आए। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी इसके अपने आप ही, बॉन्ड लेंथ इन सी कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए की डिक्रीज़ हो जाएगी और बी की ग्रेटर हो जाएगी। क्यों ग्रेटर होगी, क्योंकि बैंड जो कार्बन का, एक बार बताओ, जो बॉन्ड लेंथ कह लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ कह लो या बॉन्ड ऑर्डर कह लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी आपकी, जो आपके ऐसे मेटल कार्बन ऐसे करके बने हुए, तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जिसका आंसर कार्बन और मेटल की बात करूँ और कार्बन की बात करूँ, तो जो कार्बन है उसमें क्या होगा आपका बॉन्ड लेंथ अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज सॉरी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ तो कम रहती है। डबल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है। ठीक है, आया समझ में, ये हो गया आपका खत्म टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपके सामने, दिस इज कॉल्ड द मेटलोसीन। मेटलोसीन क्या होती है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मेटल सैंडविच कंपाउंड, मेटल इज प्रेजेंट बिटवीन टू सीपी रिंग्स। ये क्या होता है कि मेटलोसीन को क्या कहते हैं, ये आपका सैंडविच कंपाउंड होता है। सैंडविच कंपाउंड मतलब कैसे, ये क्या होता है सैंडविच मतलब एक तरीके से किसी मेटल को हम दो सीपी रिंग्स के अंदर मतलब मर्ज करते हैं तो एक सैंडविच की तरह बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द मेटलोसीन। ठीक है, मेटलोसीन कंपाउंड्स होते हैं, मेटल इज प्रेजेंट बिटवीन टू रिंग्स के बीच में होता है। जैसे मैं मेटलोसीन एग्जांपल MCP2 VCP2 CR2 जो भी मेटल मैं लग दूँ और वो दो CP रिंग्स के अंदर आ जाए। जैसे और इसके अंदर हम एक पढ़ते हैं जिसके कॉल द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ऑर्बिटल स्प्लिटिंग मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स डिफाइंड होते हैं। एनर्जी लेवल आप देखोगे इसके अंदर कि एक तो होता है आपका DX, ये आपका एनर्जी होता है E2G A1G E1G स्टार। ठीक है, यहाँ पे होता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DXY DZ स्क्वायर DXZ DYZ, ये होते हैं। अब आंसर आता है कि इनकी एनर्जी हाई क्यों होती है, इनकी लो क्यों होती है। ये इसका कारण ये होता है, मान लो मैंने कहा कि मेटल आपके दो रिंग्स के अंदर होता है, दो रिंग्स आपकी ये रही। ठीक है, तो जो आपका जो मेटल होता है जनरली आपका, मैं यहाँ बात करूँ आपके क्या होते हैं DXZ एंड DYZ। तो DX ये हो गया, Z से हो गया, तो आपके दो लेफ्ट आते हैं। ठीक है, DXZ, Z आपको ऊपर एक्सेस है यहाँ पर, तो Z वाली एक्सेस ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, सिंपल सी बात, तो Z ऊपर होगा, सिंपल सी बात है। तो दो लोब्स हैं, दो लोब्स के अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इसके इलेक्ट्रॉन्स भी, तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जिसका आंसर एनर्जी हाई रहेगी इनकी। वही बात करूँ मैं DZ स्क्वायर के अंदर क्या होता है, लोब एक ही होता है, और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DXY, ये आपके क्या होते हैं प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, DX एंड Y प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ऐसे, और ये एग्जिस्ट करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, आया समझ में। तो ये ध्यान रखना कि ये क्या एनर्जी वो होता है डिफरेंस, इसका एनर्जी डिफरेंस होता है आपका, दिस इज़ वॉट एंड दिस इज़ वॉट। तो DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DXY, ये होता है DZ स्क्वायर DXZ एंड DYZ, ये होते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। सबसे कम फ्रीक्वेंसी देख लो यहाँ पर, ये है आपकी एनर्जी लेवल दे रखे हैं यहाँ पर। एनर्जी लेवल किसका ही होता है सबसे ज़्यादा, DXZ का। अरे एक मिनट, ऐसे कर दो इसे। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होता है मेटलोसीन का कंसेप्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या पूछता है आपसे जनरली, इसके अंदर हम जब हमने एनर्जी को डिफाइन करना सीख लिया, ऑर्बिटल्स बनाना सीख लिया, तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का पहला तरीका होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इसके अंदर हम पैरामेट्रिक डायनामेटिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि VCP2 अगर आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप देखोगे इसके अंदर, तो x -2 CP क्या करेगा, ऐसे बनता है, तो -1 का चार्ज होगा, तो x -2 = 0, तो x = 2, तो V + 2 D3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपके ये इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसका आंसर इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर दोबारा से ही आना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ इसके अंदर एक्सेप्शनल केस भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इस मंग से फुल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके वहीं से नीचे बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनकी एनर्जी हाई होती है। D6 की बात करूँ डायमैग्नेटिक हो जाएगा,
ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक एक्सेप्शन केस पढ़ते हैं, दिस इज़ फॉर MnCp2, दिस इज़ MnCp2, लेकिन वहीं पर मैं MnCp2 स्टार लगा दूँ तो उसका कंसेप्ट अलग होता है। जो MnCp2 है तो Mn की अगर मैं यहाँ पर निकालती हूँ तो Mn क्या होता है आपका D5 होता है, और D5 होने की वजह से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, यहीं खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या करता है, जो D5 हो जाता है, जो MnCp2 है ये आपका हाई स्पिन फॉर्मेशन करता है। हाई स्पिन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक तरीके से पैरामैग्नेटिक नेचर बनाता है। ये क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फैल जाता है, सारे ऑर्बिटल्स के अंदर। लेकिन वही MnCp2 स्टार आ जाए तो ये कंसेप्ट नहीं लगाना, फिर वही कंसेप्ट लगाना लो स्पिन वाला, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो Mn है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना, ये Cp2 ही है, एक तरीके स्टार है, ठीक है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्री CO दे रखा है, टर्मिनेंट CO दे रखा है, सिमेट्रिक दे रखा है, सिमेट्रिक U3 दे रखा है, U4 दे रखा है, ये मेटल्स को मैंने अटैच किया है यहाँ पर, ठीक है। एप्रोमेक्सिटी रेंज ऑफ VCO इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आइटम की दे रखी है, आपकी रेंज दे रखी है किसकी है, ठीक है, CO मेटल की, CO की दे रखी है। तो 2 1 4 3, इसका मतलब कोई भी यहाँ पर क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। अगर ध्यान रखना बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, दैट मीन इट्स हैज स्टिल हैव ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हाँ बैक बॉन्डिंग, अगर बैक बॉन्ड होने स्टार्ट हो, जो ट्रिपल बॉन्ड के बीच में वो शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा, जिस कारण से क्या होगा, स्ट्रेचेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज रहती है, फिर जैसे जैसे कम होने स्टार्ट होता है डिक्रीज हो जाती है। ऐसा समझ में, ठीक है। ये होगा मेटलोसिन टॉपिक, ठीक है। इसके लिए V4 MCU, U2 C3 U4 ये देख लेना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आती है इसके एग्जाम में पूछी जाती है कि बताओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किस किस के बीच में, फ्री के बीच में, फिर MCO के बीच में, U2 CMCO के बीच में, U3 CO के 3 में, U4 ये हमने यहाँ से पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका मेटल कार्बीन। मेटल कार्बीन क्या होता है कि मेटल कार्बीन, कार्बन हम जनरली शो करते हैं CS2 की फॉर्म से, ठीक है। कार्बन ये आपके हो गए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गए R, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आई, समझ में आ गया सारा कुछ। तो ये ना आपके दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका ट्रिपलेट, एक होता है आपका सिंगलेट कार्बन। कि क्या होता है यहाँ पर जनरली जब आपके क्या होते हैं, यहाँ पे R अटैच होते हैं तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। और जब इसका मैं स्पिन निकालती हूँ तो आपका हाफ 1 हो जाएगा, और स्पिन फॉर्मूले से इसका निकल के आ गया 3 आ गया, तो ये ट्रिपलेट कार्बन हो गया। लेकिन सिंगलेट कार्बन के अंदर क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, जो R है ना, जब R की जगह यहाँ पर, ये तो सिंपल है कि जो भी कोई भी आपका ऐसे ग्रुप नहीं अटैच किया जो कि क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाता है, जिस कारण से क्या होती है कि ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए। ऑर्बिटल्स खाने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन से अलग अलग फिल हुए होते हैं ये एक जगह ही फिल हो जाते हैं, ठीक है। 4 बॉन्ड बना पाता है, ये तो हटा गया यहाँ से, और खाली ऑर्बिटल ये यहाँ पर अटैच हो जाता है, NH2 यहाँ पर अटैच होगा। इस कारण से क्या होता है, खाली होने की वजह से यहाँ पर 2 स्पिन ये 0 हो जाता है, और उसका स्पिन फॉर्मूले से 1 निकल के आता है स्पिन, तो उसे सिंगलेट कहते हैं, ठीक है, सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। अब ये होते हैं जो कार्बिन होते हैं वो 2 तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, इसको तो फिशर कार्बिन एंड नेक्स्ट स्ट्रोक कार्बिन, इसको हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फिशर कार्बिन, फिर उसको सिंथेसिस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट आपके सामने स्ट्रोक कार्बिन, और उसके बाद इनके बीच में डिफरेंस, फिर टेबे रीजेंट एंड रिडक्शन एलिमिनेशन बी, ओके। तो इनको कल हम स्टडी करेंगे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मैं नोटबुक में लिख के है ना एक्सप्लेन करूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।